तो ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश पीसीएस को सामने रखकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है उसमें जो मध्य प्रदेश इतिहास के विषय पर यह बनाया गया है। मध्य प्रदेश इतिहास पर्टिकुलरली, और मध्य प्रदेश इतिहास के वो इतिहास है जहाँ पर राजवंश के बारे में हम वर्णन किया गया है। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही शोध करके और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर ये सारे मैंने बनाया हूँ। ये जितने भी मध्य प्रदेश का इतिहास है ये मुगल काल के पहले समय का है और इसको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। चलिए बिना देर करते हुए हम क्वेश्चन का और आंसर का शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर 1 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहां से हमें प्राग ऐतिहासिक युग के प्रमाण मिले हैं? उत्तर है भीमबेटका रायसेन जिले से, आदमगढ़ जो कि नर्मदापुरम जिले से, और बनारपानी जो कि पनमढ़ी जिले से हैं। दूसरा क्वेश्चन हम जाते हैं, मध्य प्रदेश से तांबा पाषाण काल के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? एरन सागर जिला में, नवदाटोली खरगोन में, आवरा मंदसौर में, और डंगवाला और नागदा तथा कायथा उज्जैन में, खेड़ीनामा नर्मदापुरम में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में क्वार्जाइट से बने हाथ कुल्हाड़ी कहाँ पाई जाती है? बेतवा, नर्मदा, चंबल, सोन, हिरन, पार्वती और वैनगंगा की घाटी के पास। इस प्रकार के हम इसका जो प्रूफ मिलता है, हाथ कुल्हाड़ी का प्रूफ यहाँ पर सब मिलता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण आयु के उपकरण कहां से पाए गए हैं? बेतवा, चंबल और नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, मध्य पाषाण युग की शिकार, नृत्य, घरेलू गतिविधियों वाली रॉक पेंटिंग गुफाओं का प्रमाण मध्य प्रदेश में कहां पर मिला है? ये मिला है आदमगढ़ नर्मदापुरम जिले में, नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मामा भांजा रॉक पेंटिंग कहां पाया जाता है? बनारपानी पंचमढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 7, मारा नामक प्राग ऐतिहासिक चित्र वाली गुफाएं कहां पर है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मानव अस्तित्व का पहला साक्ष्य कहां पाया गया है? उत्तर है हथनोरा, सीहोर नर्मदा घाटी के पास। क्वेश्चन नंबर 9, पांडव गुफाएं कहां पर है? वो भीमबेटका में है, रायसेन जिला में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से ऐतिहासिक स्रोत त्रिपुरी यानी जबलपुर में स्थित है? उत्तर वैदिक और मौर्य युग के प्रमाण त्रिपुरी में पाए जाते हैं। त्रिपुरी कलचुरी राजाओं का राजधानी था। क्वेश्चन नंबर 11, खलघाट यानी धार में मिले अवशेष क्या है? लगभग 2000 साल पुराना बौद्ध धर्म का साक्ष्य यहाँ पर मिला है। क्वेश्चन 12, पवाया यानी प्राचीन नाम पद्मावती ग्वालियर ऐतिहासिक रूप से क्यों प्रसिद्ध है? यह सिंध और पार्वती नदी के जंक्शन पर स्थित बागा राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 13, सीहोर जिले के निन्नौर गांव में कौन सा प्रमाण मिला है? गुप्ता वंश के अवशेष मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, मंदसौर यानी दसपुर किन ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है? मालवा के राजा यशवर्मन के सबूत यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, ज्योतिषी बराहमिर का जन्म इस स्थान पर हुआ था? उत्तर कायथा उज्जैन। कायथा में कौन से ताम्र युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर है तांबे के कुल्हाड़ी या क्लीवर, और टेराकोटा और तांबे से बने जानवरों का मॉडल यहाँ पर सब हमें मिला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, चूल्हा, कुटिया, लकड़ी की गाड़ी, गेहूं और चने की खेती की प्रमाण ताम्र युग के कौन से स्थल पर पाई जाती है? आंसर है नवदाटोली खरगोन पश्चिम निर्माण में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में क्या अंतर है? उत्तर है गिरे पेंटिंग वस्तु के सबूत के अनुपस्थिति जो लोह युग की शुरुआत को दिखाता है। दूसरा है ताम्र युग भारत में 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई है, जब यह एमपी में 600 ईसा पूर्व तक जारी रहता है। और सी, दक्षिण भारत से महापाषाण युग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जिले में मेगालिथिक यानी बड़ो पत्थर से बना संरचना पाया जाता है? उत्तर है रीवा और सिवनी। क्वेश्चन नंबर 20, 16 जनपद में से कितने जनपद मध्य प्रदेश में है? केवल 2 उत्तर है उसका, चेदी जो कि बुंदेलखंड में है और अवंती जो उज्जैन में है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 जानते हैं, चेदी महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर है शक्तिमती। क्वेश्चन नंबर 22, शिशुपाल का संबंध किस राजवंश से है? चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 23, चंद प्रद्योत किस महाजनपद का शक्तिशाली राजा था? आंसर है अवंती। 24, मगध नरेश बिंबिसार ने अपने चिकित्सक को राजा प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था, उसका नाम क्या था? जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओशो किस स्थान पर राज्यपाल था? अवंती में और जो उज्जैन में है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मध्य प्रदेश में अशोक का शिलालेख कहाँ पाया जाता है? रूपनाथ जबलपुर में, सांची में और गुर्जारा में पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 4 अशोकन शिलालेखों के बारे में बताइए। उसका आंसर है रूपनाथ जो जबलपुर में है, पंगुरिया सीहोर में है, गुर्जारा जो दतिया में है, सारोमारो जो शहडोल में है। अशोक का नाम गुर्जारा और पंगुरिया शिलालेख में मिलता है। 28 नंबर क्वेश्चन, पहला और आखिरी मौर्य राजा कौन था? पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य और आखिर था बृहदत्त। 29 नंबर क्वेश्चन, शुंग वंश का पहला और अंतिम शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग जो है वो पहला शासक था और देवभूति वो अंतिम शुंग शासक था। क्वेश्चन नंबर 30, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? इसको लिखा है कालिदास ने। यह एक संस्कृत नाटक है। यह नाटक विदिशा के शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस शहर को ज्ञान का शहर कहा गया है? अवंती। 32, अग्निमित्र ने कौन से राजा को हराया था? अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हराया था जो विदर्भ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 33, खंबा हवा या हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ पर है? आंसर है हेलियोडोरस स्तंभ यानी खंबा हवा एक पत्थर का स्तंभ है जिसे मध्य भारत में 113 ईस्वी में पूर्व 13 ईसा पूर्व के आसपास बेसनगर यानी विदिशा के आसपास बनाया गया था, यानी बेसनगर विदिशा में है। हेलियोडोरस एक ग्रीक राजदूत थे और उन्हें इस स्तंभ को भगवान वासुदेव विष्णु को समर्पित किया था और हेलियोडोरस स्तंभ में गरुड़ की विशाल आकृति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 34, कौन वंश किस जाति का था? कौन वंश राजा ब्राह्मण थे। वासुदेव कर्ण ने अंतिम शुंग शासक की देवभूति की मार डाला था और कौन वंश का शासन स्थापित किया था? उन्होंने 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था मेरे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने किया था। सातवाहन में राज्याभिषेक की सूची में प्रथम राजा के रूप में सिमुक का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 36, किस सातवाहन राजा ने उज्जैन के शक शासकों को हराया था? आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अपनी मां गौतमी बालाश्री के एक नासिक शिलालेख में उन्हें शक, पल्लव और यवन यानी यूनानियों के संहारक रूप में बताया गया है। किसे? गौतमीपुत्र सातकर्णी से। उन्हें क्षेत्रियों के गौरव का नाश करने वाला के रूप में भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सातवाहन राजा शक राजा रुद्रदमन द्वारा पराजित हुआ था? वह है विशिष्ट पुत्र पुलमावी जो सातवाहन के राजा थे और गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र थे। वो कौन शक राजा था जिसने सुदर्शन झील का गुजरात में पुनर्जीवित किया था? आंसर है रुद्रदमन। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक राजा को मार डाला था? आंसर है रुद्रसेन या दूसरे शब्द में कह सकते हैं रुद्र सिंह तृतीय। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? उत्तर है 1818 में ब्रिटिश जनरल हेनरी टेलर ने किया था। थोड़ा सांची स्तूप के बारे में जान लेते हैं। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वस्थली भीमबेटका भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी में बनवाया गया था। पुष्यमित्र शुंग के काल के दौरान 3 स्तूपों का निर्माण किया गया था जिनमें से एक बहुत बड़ा आकार का था जिसे भगवान बुद्ध के दांतों के अवशेष पर निर्माण किया गया था जिसे महास्तूप भी कहते हैं। और भी 2 छोटे स्तूप है जो सारिपुत्र और महामोगलिन जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे उनके अवशेष पर बनाए गए थे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा सातवाहन शासक नाहपेन एक शक राजा नासिक से पराजित हुआ था? उत्तर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका अर्थ है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन शासक नाहपेन के द्वारा पराजित हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कुछ प्राचीन जनपद है और उसका आधुनिक नाम के बारे में भी जान लेते हैं। पहले अवंती था, अब उसका नाम उज्जैन है। पहले चेदी था, अब खजुराहो है। जो दसरन था वो विदिशा है। जो बस था वो ग्वालियर है। चुंडीकर था वो द्वा है। जो अनूप था पहले आज उसे निमाड़ या खंडवा कहते हैं। 43 नंबर में क्या लिखा देखते हैं। कौन सा कुषाण शासक पहले भारत आया था? कुजला कडफेसिस भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला राजा था।
44 में क्या लिखा है, कुषाण राजा कनिष्क और हुविस्का के सिक्के मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर मिलता है? ठीक है, इसका आंसर है शहडोल और हरदा जिला में। जबलपुर के पास तेवर से कुषाण राजा वासुदेव के सिक्के भी एकत्रित किया गया है। इसी तरह भेड़ाघाट जबलपुर से बुद्ध के समकालीन कुषाण साम्राज्य से संबंधित 2 शिलालेख भी मिला है। 45 नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है कनिष्क के बारे में। कनिष्क में लिखा पराक्रमी कुषाण राजा। हाँ, सचमुच था ही था ये। कनिष्क के शासनकाल के दौरान था कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। वो शक काल का संस्थापक भी था। उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बौद्ध विद्वान अशोक को राजधानी पेशावर, जिसे पहले पुरुषपुर कहा जाता था, वहां पर वो ले गया। चरक और सुश्रुत कनिष्क के दरबार में भी बहुत बड़े लोग थे। इसी तरह वो 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चौथे बौद्ध परिषद को बुलाया। परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। कनिष्क के दरबार के निवास करने वाले विद्वान वसुमित्र, अशोघोष, नागार्जुन, चरक आदि महान व्यक्ति थे। वसुदेव प्रथम कुषाणों के अंतिम महान राजा थे। यह आपको मैं बताया ये कुषाण राजाओं के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जनजाति सिकंदर से घायल हुई थी? उत्तर है मालव ट्राइब, जिसको आयुध जीबी भी कहा जाता है। मालव ट्राइब शुरू में पंजाब में बस गए थे और बाद में वो पंजाब से जो है मध्य प्रदेश चले आए और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में बस गए। क्वेश्चन नंबर 48, नागवंश की स्थापना किसने की? आंसर है वृषनाथ ने विदिशा में नागवंश की स्थापना किया था। भीमनाग को उनकी राजधानी पद्मावती या पवया में स्थानांतरित कर दिया गया। ये कह रहा है कि जो भीमनाग था उसने जो विदिशा को छोड़कर पद्मावती यानी पवया को अपनी राजधानी बनाया था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में गणपति नाग का भी उल्लेख है, क्योंकि गणपति नाग समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। नाग वंश को भारसी वंश भी कहा जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, बोधि वंश का शासन कहां पर था? जबलपुर के पास त्रिपुरी में या तेवर में था। 51 नंबर क्वेश्चन, माघ वंश का शासन कहां था? बघेलखंड में। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 52, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पर किन गुप्त राजाओं ने शासन किया था? उत्तर है समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, और स्कंदगुप्त ने शासन किया था। एरन शिलालेख किस राजा से संबंधित है? यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रयाग शिलालेख की रचना किसने की थी? उत्तर है हरिसेन, समुद्रगुप्त की वो दरबारी कवि था। कोच कौन थे? वो है समुद्रगुप्त थे। 57 नंबर पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। वो घटोत्कच का पुत्र था। कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने नेपाल के लिच्छवी कबीले के राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने 319 ईसा पूर्व में गुप्त युग का शुरुआत किया था। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ द्वारा उन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति में उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा जो लिखा गया, जो संस्कृत भाषा में है, वहां पे हमें समुद्रगुप्त की विवरण प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति में, यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में। दक्षिण अभियान के दौरान उन्होंने बीरसिन उनका सेनापति है, वीरसेन। वसुबंधु उनके मंत्री थे, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, बौद्ध विद्वान भी थे। एरन शिलालेख जो मध्य प्रदेश उनके अभियान के जानकारी का एक उपयोगी स्रोत है। वो विष्णु का भक्त था। उन्होंने बौद्ध राजा मेघवर्मन यानी सिलोन के राजा को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी। उसने विक्रमांक और कविराज का उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत के शक और उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुषाण शासकों को हराया, उन्हें सत्ता से बाहर भी कर दिया। अब जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। जब वो राजा बने उसके बाद उज्जैन जो है एक वाणिज्यिक राजधानी बन गया। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनके नाम कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, बरामीर, बर्रुचि, घटकन और क्षिप्राणक, वेलवट और शंकु था। चीनी विद्वान फाहियान भी उनके समय में भारत आए थे और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी उन्होंने आए थे। कौन? हाँ, चीनी विद्वान फाहियान आए थे
इनके समय पर। किसके समय पर? विक्रमादित्य के समय पर। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ है जहां पर उनके महिमा के बारे में मंडित किया गया है। उसने द्रुम देवी को शक राजा से बचाया और बाद में उन्हें शादी भी कर लिया, इसलिए उनके सकारी कहते हैं। सकारी मतलब सक्कारी, शक मतलब हरी मतलब दुश्मन। उन्होंने एक नागा राजकुमारी कुबेरनाग से भी शादी किया था और जिनसे उनका एक बेटी पे जन्म लिया था जिसका नाम था प्रभावती। अब जानते हैं कुमारगुप्त राजा के बारे में। कुमारगुप्त को शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि में जो है उन्होंने अपनाया था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमारगुप्त ने। दसपुर स्तुति या मंदसौर शिलालेख के अनुसार कुमारगुप्त के एक स्थानीय शासक बंधुवर्मा ने मंदसौर के सूर्य मंदिर को वित्तीय सहायता भी दिया था। अब जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। जब वो हुनों से लड़ रहा था, वाकाटक शासक महेंद्र सेन ने मालवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे फिर से हासिल कर लिया। इंदौर से बरामद किया गया एक तांबे के शिलालेख से इस तथ्य का चित्रित किया गया है कि स्कंदगुप्त तेल कारीगरों की सहायता किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गुप्त शासक भानुगुप्त का नाम मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में पाया गया है? यह एरन शिलालेख मालवा में पाया गया है। 63 नंबर है, किस गुप्ता राजा ने सर्वप्रथम हुणों चीन की खतरनाक जनजातियों को हराया था? उसका नाम है स्कंदगुप्त। इस युद्ध में स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से परास्त कर दिया तथा भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस युद्ध का प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिससे हुणों को म्लेच्छ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। किस हुण राजा ने कश्मीर पर पहला कब्जा किया? उसका नाम था तोरामन। मध्य प्रदेश के कौन से शिलालेख को तोरामन के बारे में बताया गया है? मतलब कौन से शिलालेख में तोरामन के बारे में बताया गया है? वो है बुरहामुती शिलालेख, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश के कौन से शिलालेख में हुण राजा मीरकुल के बारे में बताया गया है? वो है ग्वालियर शिलालेख। तोरामन के बेटे था मीरकुल, वो मालवा पर आक्रमण किया था, जहां स्थानीय राजा यश बर्मन ने मीरकुल को हराया। क्वेश्चन नंबर 67, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? यह था विंध्य शक्ति। वाकाटक राजा प्रवरसन ने कुल 4 अश्वमेध किए थे और नाग वंश के साथ उनका वैवाहिक संबंध था। क्वेश्चन नंबर 68, इस वाकाटक शासक ने सेतुबंध यानी रावण भाई महाकाव्य का निर्माण किया था? उसने किया था प्रवरसन द्वितीय ने। हरि विजय महाकाव्य किसने लिखा? सर्वसेन प्रथम, जो वाकाटक राजा था। क्वेश्चन नंबर 70, औलिकर वंश की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? यह था जय बर्मन, दसपुर मंदसौर में किया था। और पढ़ते हैं 71, दसपुर शिलालेख में दर्शाया गया है कि बंधु बर्मन ने एक सूत निर्माता यानी गिल्ड को सूर्य मंदिर का बनाने के लिए वित्तीय सहायता दिया था। 72 में लिखा है यशोधर्मन एक औलकर राजा ने हुण राजा मीरकुल को पराजित किया और उनके दरबारी लेखक बागपति राज ने गोदही महाकाव्य का निर्माण किया, जहां उन्होंने यशोधर्मन को दिग्विजय के रूप में वर्णन किया है। नेक्स्ट आ गया है कि अलग परिव्राजक वंश का पहला राजा कौन था? वो था देवदया। परिव्राजक वंश को पन्ना और बुंदेलखंड क्षेत्र में उन्होंने बसा गया था। सबसे शक्तिशाली परिव्राजक राजा कौन था? वो था राजा हस्तिन। खो और मझगांव शिलालेख में ये बातें हमें पता चलता है। परिव्राजक वंश की राजधानी का नाम क्या था? उसका नाम था उच्चकल्प। 75 क्वेश्चन में क्या दिया है? पुष्यवती वंश के राजा हर्षवर्धन के माता पिता कौन थे? उत्तर है प्रभाकर वर्धन और योशमती। प्रभाकर वर्धन पुष्यवती वंश के चौथे राजा है। उनके 3 बच्चे थे, जो है राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, जिसमें हर्षवर्धन राजा थे। 76 में हर्षवर्धन को किसने हराया? चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष को 618 से 619 ईस्वी में हराया था। हर्षवर्धन के बारे में कहाँ जानकारी मिलता है, थोड़ा पता कर लेते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में बंसेश्वरा यानी आजकल जो थानेश्वर है हरियाणा में है, वहाँ हुआ था। उनके पिताजी का नाम प्रभाकर वर्धन था। बाणभट्ट के अनुसार थानेश्वर में इस राजवंश का संस्थापक था राजा पुष्यवती, इसलिए उनको पुष्यवती वंश के नाम पर भी जाना जाता है। वो एक हिंदू राजा थे जिन्होंने बाद में महायान बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। उन्होंने गुजरात में बल्लभ राजा को भी हराया। वेनसांग ने
हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। हर्ष को रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद की संस्कृत रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित की रचना की। हर्ष ने उदारता पूर्वक नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन किया था, मतलब मदद किया था। क्वेश्चन नंबर 78, कौन से शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार के बारे में बताया गया है? यह है ऐहोल शिलालेख। थोड़ा जानते हैं ऐहोल शिलालेख के बारे में। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल शिलालेख पाया जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह पुरानी कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार और पल्लवों पर चालुक्यों की जीत के बारे में भी उल्लेख यहाँ पर है। ऐहोल शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकृत द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है रतिदुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंशी राजधानी मलखेड़ा थी, जिसे मान्याखेत भी कहते हैं। यह कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 80, गुर्जर प्रतिहार वंश राजा नागभट्ट को किसने हराया? इसका आंसर है गोविंदा तृतीय ने हराया, जो कि राष्ट्रकूट सम्राट था। और ये नागभट्ट जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। अब 81 क्वेश्चन क्या बता रहे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापन कौन था? इसका आंसर है हरिचंद्र। गुर्जर प्रतिहार के राजवंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में हरिचंद्र ने की थी। नागभट्ट प्रथम इस राजवंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। 82 में देखते हैं क्या दिया है। इस राजवंश को अग्निकुल कहा जाता है। राजस्थान की पुरानी परंपरा दावा है कि गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य परमार और चौहान को जन्म माउंट आबू में किए गए एक यज्ञ से हुआ था। इसलिए इन राजवंश को अग्निकुलों के रूप में जाना जाता है। 4 है यहाँ पर, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य 2, परमार 3 और चौहान। प्रतिहार का साहित्यिक अर्थ है द्वारपाल, इसलिए उन्हें प्रतिहार कहा जाता था। यह माना जाता था कि उनके पूर्वज लक्ष्मण ने अपने भाई राम के द्वारपाल के रूप में सेवा की थी, इसलिए उन्हें प्रतिहार कहा जाता है। आइए 83 में क्या लिखा है। किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने सबसे पहले अरबों को हराया? राजा का नाम था नागभट्ट एक, यानी नागभट्ट प्रथम। उन्होंने उज्जैन को अपने राजधानी बनाया। उसने अरब कमांडर जुनैद को हराया, जिसने उस पर हमला किया था। तो जानकारी भी जान लेते हैं। 775 से 800 के ईस्वी के दौरान वत्सराज ने एक आक्रामक शाही नीति का पालन किया। उसने बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को हराया, परंतु राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने वत्सराज को हराया। कहा जाता है कि वत्सराज पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर 85, किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बीच चल रहे त्रिपक्षीय युद्ध को जो अंत किया था? जो त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था, किसने उसको अंत किया था? इसका आंसर है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने पहले चक्रायुध, जो आयुध वंश के अंतिम शासक थे, उनको हराया और कन्नौज पर अपने कब्जा कर लिया। फिर उसने धर्मपाल को भी हराया। नागभट्ट ने सुल्तान बेगा को भी हराया, जो खलीफा एल मामून के तहत सिंध का गवर्नर का बेटा था। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने बहुत पराक्रमी राजा रखता है। 86, अरब यात्री सुलेमान के अनुसार किस प्रतिहार राजा को मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता है? यह राजा है मीरभोज। इसका आंसर मीरभोज होगा। मीरभोज जो है, मीरभोज को ही मुसलमानों का दुश्मन कहा जाता था उस जमाने में। देखते हैं, अरब यात्री सुलेमान ने भारत भ्रमण के दौरान लिखी पुस्तक सिलसिलाउत तवारीख 851 ईस्वी में सम्राट मीरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया। साथ ही मीरभोज की महान सेना को भी उसने बहुत तारीफ किया था। चलिए जानते हैं थोड़ा मीरभोज के बारे में। मीरभोज प्रतिहार अथवा मीरभोज अथवा उसके भोज प्रथम प्रतिहार राजवंश के राजा थे। उसको भोज प्रथम भी कहते हैं, उसको मीरभोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मीरभोज जो था ये प्रतिहार वंश के राजा थे। ठीक है, इसको याद रखना। मीरभोज विष्णु भगवान के भक्त थे। कुछ सिक्कों में इन्हें आदि बराह भी माना गया है। 915 ईस्वी में भारत आए बागदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने अपनी किताब मरुजुल जुहाम में भी मीरभोज की 36 लाख सैनिकों के पराक्रम के सेना के बारे में लिखा है। उसने उनकी राजशाही का एक निशान बराह था। सम्राट मीरभोज ने बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र नारायण पाल को युद्ध में परास्त करके उत्तरी बंगाल को अपने क्षत्रिय साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया था। दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघ
अमोध वर्ष को पराजित करके उनके क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। मीरकुल राजा मिला लिए थे। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पूरी तरह से पराजित करके समस्त सिंध प्रतिहार साम्राज्य का अभिन्न अंग उन्होंने बना लिया था, यानी सिंध को भी जीत लिया था। ग्वालियर और कहला शिलालेख में मीर भोज का उल्लेख मिलता है। आइए 87 क्वेश्चन क्या कहता है, मोहम्मद गजनवी के खिलाफ किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने लड़ाई की? आंसर है राजा पाल। गजनी के महमूद ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कब्जा कर लिया और प्रतिहार शासक राजपाल भाग गए। बाद में उसे चंदेला शासक विद्याधर द्वारा पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 88, किस प्रतिहार राजा ने राजशेखर नामक दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, वो है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल राजा थे और राजशेखर उनके दरबारी कवि थे, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। राजशेखर ने किताब भी लिखा है, कर्पूर मंजरी और विद्ध सालवंजिका, एक किताब का नाम, इसको याद रखना है। अंतिम गुर्जर प्रतिहार राजा कौन थे? ना यशपाल थे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, परमार राजवंश की स्थापना किसने की? नया राजवंश आ गया। उपेंद्र कृष्णराज धार में परमार राजवंश की स्थापना उन्होंने किया था। परमार वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन है? वो है शिवक, जिसको श्रीहर्ष भी कहते हैं। 92 में देखते हैं, चालुक्य राजा तेलिप द्वारा किस परमार राजा को मारा गया था? वो है बागपति मुंजा, इसको मुंजा भी कहते हैं। मुंजा 16 बार तक चालुक्य राजा तेला द्वितीय को हराया था, लेकिन शत्रुय हमले में पराजित हो गया और मारा डाला गया। राजा मुंज ने धार में मुंज सागर बनवाया था। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। राजा मुंज और उनके बेटे सिंधुराज दोनों के शाही दरबार को किस कवि ने साझा किया था? वो है परिमल गुप्त, यानी परिमल गुप्त जो कवि थे वो राजा मुंज के भी थे, उनके बेटे सिंधुराज के टाइम में दोनों टाइम पर थे। 93 में देखा है, राजा भोज की हत्या कैसे हुई? राजा भोज ने कलचुरी, चेदी, चालुक्य और सोलंकी शासकों को पराजित किया था, लेकिन पूर्व से कलचुरी और पश्चिम से सोलंकी ने एक साथ मिलकर उनके सेना का अवरोध कर दिया और उसे मार डाला। राजा भोज के बारे में थोड़ा जानते हैं। राजा भोज सिंधुराज के पुत्र थे। राजा भोज ने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ आनंदपाल को युद्ध में मदद किया था। राजा भोज जो धार के राजा भोज भी कहा जाता है, एक दार्शनिक राजा थे। उन्होंने लगभग 1010 ईस्वी में धार के सिंहासन पर चढ़ा और 45 से अधिक वर्षों तक शानदार शासन किया। भोज ने भोजपाल यानी भोपाल सर और देवी सरस्वती के लिए धार जिला में एक मंदिर की स्थापना की। भोपाल के पास भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। भोजपुर झील राजा भोज के महानतम कार्यों में से एक था। भोज के कुछ महत्वपूर्ण लेखन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। भोज के जो महत्वपूर्ण लेखन इस प्रकार के, सरस्वती कंठावरण जो संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ है, राजा मार्तंडा पतंजलि के योग सूत्र पर एक प्रमुख टिप्पणी है, समरांगना सूत्रधारा सिविल इंजीनियर के पर एक ग्रंथ है, और तत्व प्रकाश तंत्रों पर एक ग्रंथ है। और देखते हैं रसराज मृगंका या राज मृगंका कर्ण जो रसायन यानी अयस्क और औषधियों पर एक किताब है, ये सब राजा भोज ने लिखा है। आयुर्वेद सर्वस्व चिकित्सा विज्ञान के ऊपर किताब है। युक्ति कल्पतरु विधि मतलब कानून के ऊपर किताब है। श्रृंगार रूपकम और श्रृंगार मंजरी रुमानवाद यानी प्रेम संबंध पर कोई किताब है। शब्दानुशासन यानी व्याकरण के ऊपर एक किताब है। 94 चंदेल वंश के संस्थापन कौन थे? एक नया वंश आ गया, चंदेल वंश। नानुक चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंदेल शासकों का उदय आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं सदी में हुआ था। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नानुक ने की थी। बुंदेलखंड को ही पहले जेजाभुक्ति के नाम से जाना जाता था। नानुक के पुत्र जय सिंह के नाम पर इसका नाम जेजाभुक्ति पड़ा था। इनकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल शासकों ने ही सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग अपने लेख के लिए किया था। लेखों में उनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई गई है। पहले चंदेल शासक प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, मतलब वहां पर काम करते थे वो। आइए कुछ चंदेल शासक के बारे में जानते हैं। पहला है योशवर्मन, इसने सर्वप्रथम कन्नौज यानी प्रतिहार राजा थे उनके पर आक्रमण किया। उसके बाद राष्ट्रकूटों से कालिंदी दुर्ग को भी उसने जीत लिया। उसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया योशवर्मन ने। इसके अतिरिक्त इसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। अब दूसरा राजा उसके बाद आ जाता है महाराजाधिराज धंग। इसी समय चंदेल शासक प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हो गए, मतलब ये धंग के समय पर। प्रधानमंत्री प्रवास और प्रधान न्यायाधीश
भट्ट यशोधर था, उनका जो है प्रधानमंत्री जो है वो प्रभास था और प्रधान न्यायाधीश जो है भट्ट यशोधर था, इसका याद रखना है। इसने प्रारंभ में अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया था, इसके बाद खजुराहो को राजधानी बनाया। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ का मंदिर भी निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव का निर्माण धंगदेव के द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया था। खजुराहो के अधिकतर मंदिरों का निर्माण इसने ही करवाया था। इसने खजुराहो में जैन संप्रदाय लोगों के लिए भी मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। धंग की सबसे बड़ी उपलब्धि ग्वालियर विजय थी। अतः अंत में इसने प्रयाग में जल समाधि ली और उसके बाद उसका पुत्र गंड जो है शासक बना। और एक महान शासक है जो चंदेल वंश में, उसके बारे में जानते हैं, जिनका नाम विद्याधर है। गंड के पश्चात उसका पुत्र विद्याधर शासक बना था। मुसलमान लेखक और उनका एक उसको जो बताते थे नंद बताते थे और विदा के नाम से जानते थे मुसलमान लेखक विद्याधर को। और वो कहते हैं कि मुसलमान शासक कहते हैं कि वो तत्कालीन भारत में सबसे शक्तिशाली था। विद्याधर के राजा बनते ही महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों ने हिंदू राजाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। मुस्लिम लेखक इब्न उल अतहर ने बताते हैं कि विद्याधर ने कनौज पर आक्रमण किया तथा एक दीर्घकालीन युद्ध के पश्चात वहां के राजा राज्यपाल की इस कारण से हत्या कर दी गई कि वो मुसलमान के विरुद्ध भाग खड़ा हुआ था तथा अपना राज्य उन्हें समर्पित कर दिया था। चंदेल वंश का एक लेख महुआ में भी मिलता है। उससे भी विद्याधर द्वारा राज्यपाल को मारे जाने की बात पुष्टि होती है। कहाँ पर कि चंदेला वंश एक लेख मिलता है महुआ में। ये वो विद्याधर ने क्या किया था, राज्यपाल को मारा था, क्योंकि वो मुसलमान के साथ जो वो लड़ा नहीं, उसने समर्पण कर दिया मुसलमान शासक के सामने। उसकी कायरता से जो है ना वो विद्याधर बिल्कुल दुखी हो गया, इसलिए उनको हत्या कर दी। अन्य हिंदी शासक ने भी उसको लोहा माना है। वो महमूद गजनवी को खुली चुनौती दिया था, जिसका सामना करने के लिए वो हमेशा प्रस्तुत होकर रहता था। चंदेलों पर महमूद का आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम स्रोत से पता चलता है कि दोनों के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। अतः दोबारा शक्ति जुटाकर मोहम्मद गजनवी ने 1022 ईस्वी में विद्याधर के राज्य पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने ग्वालियर का दुर्ग पर घेरा डाल दिया। 4 दिनों तक यह चलता रहा। तत्पश्चात उसने कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि महमूद दुर्ग को जीत नहीं सका था तथा दोनों में संधि हो गई। स्वयं महमूद भी विद्याधर की शक्ति से जो है आतंकित था। उसके अतिरिक्त विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगादेव को भी पराजित कर अपनी अधीनता में कर लिया था। इतना ताकतवर राजा है ये। और एक राजा आ गए हैं जिसका नाम है परमार्थी देववर्मन, जिसको परमल भी कहते हैं। ये परमार्थी जो थे वो चंदेल वंश के अंतिम महान शासक थे, जिसने 1165 ईस्वी में 1203 ईस्वी तक राज्य किया। ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने परमार्थ को कई युद्धों में बुरी तरह से पराजित कर दिया था। पृथ्वीराज रासो, परमाल, राशि, अल्लाखंड आदि ग्रंथों से परमार राज्य पर पृथ्वीराज के आक्रमण तथा उसे पराजित करने के बारे में बहुत सारे सूचना मिलता है। ज्ञात हो कि अल्लाह और उदल नामक 2 चंदेल सेना के वीर सेनानायक थे, जिन्होंने पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। पृथ्वीराज ने परमार 3 को पराजित कर महुआ पर अधिकार कर लिया था। महुआ पर उसका अधिकार मदनपुर लेक से भी पता हमें चलता है। 1203 में ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने परमार्थी को पराजित कर दिया और कालिंजर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कालिंजर के दुर्ग में ही परमार्थी की मृत्यु हो गई। फरिश्ता एक इतिहासकार है, उनके विवरण से पता चलता है कि उसके स्वयं के मंत्री अजय देव ने उसकी कायरता से चिढ़कर उसकी हत्या कर दिया था। परमार्थी के पश्चात उसके पुत्र तैलक्यवर्मन ने कुछ समय तक कालिंजर पर अधिकार बनाए रखा। अजयगढ़ के एक प्रस्तर लेख में उसकी तुलना विष्णु से की गई है तथा कहा गया कि उसने तुरस्क द्वारा समुद्र के डूबे गई पृथ्वी को उद्धार किया। उससे सूचित होता है कि त्रैलोक्यवर्मन एक शक्तिशाली राजा था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? यह यशवर्मन। यशवर्मन ने किस राजा को हराकर उसे विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करती और खजुराहो में विष्णु मंदिर स्थापित की थी? वह प्रतिहार राजा देवपाल को। कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या किसने की थी? चंदेल शासक विद्याधर ने। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? कृष्ण मिश्र ने। महुआ के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किसने किया? कीर्तिवर्मन ने।
चंदेल शासक यशोवर्मन के पिता कौन थे? हर्ष। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति रखा गया है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति जाना जाता है? वो कंडरिया महादेव मंदिर में है। किस शासक ने कालिंगर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? वो धंगदेव ने करवाया था। चंदेल वंश का उदय कहाँ पर हुआ? बुंदेलखंड में हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाकमुक्ति था। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? ना कालिंजर थी, महोबा। किस राजा ने चंदेल साम्राज्य की राजधानी कालिंजर से खजुराहो से स्थानांतरित कर दिया था? राजा धंग ने। अब आते हैं कलचुरी वंश के बारे में हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? कोक्कल प्रथम ने। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ पर है? त्रिपुरी में। राजशेखर कौन था? कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम का राजदरबारी था। कलचुरी वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन थे? गंगदेव थे। गंगदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। कलचुरी डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, राजवंश के बारे में जानते हैं। जेजाकमुक्ति के चंदेल के राज्य के दक्षिण में जबलपुर के निकट कलचुरी राजपूत का राज्य था। अपने को कलचुरी लोग हय वंश का क्षेत्रीय बतलाते थे। कलचुरी लोग सबसे अधिक शक्तिशाली थे, परंतु गुर्जर पथियार और चालुक्य की शक्ति के उदय से कलचुरों का प्रभाव जो है दिन ब दिन दहल, जो अब आजकल जबलपुर के निकट ही सीमित रह गया था। अब कलचुरी राज्य की राजधानी त्रिपुरी हो गई है, इसलिए उनको चेदी, दहल अथवा त्रिपुरी के कलचुरी भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं कलचुरी शासक के बारे में। पहला शासक कोक्कल प्रथम कलचुरी वंश का संस्थापक था। प्रथम ऐतिहासिक शासक था जिसने राष्ट्रकूटों और चंदेलों के साथ विवाह का संबंध स्थापित किया। कलचुरी अभिलेखों को कोक्कल को अनेक बीजों का गौरव प्रदान किया है। गांगेदेव लगभग 1019 ईस्वी में त्रिपुरी के राज सिंहासन पर बैठा। पूर्व में बनारस तथा प्रयाग तथा अपने राज्य के सीमा को बढ़ाया। उसने उड़ीसा को विजित किया। अपनी इस विजय के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। गंगदेव ही अपने वंश में ऐसा सम्राट था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसके सिक्कों पर उसके नाम के साथ साथ लक्ष्मी की आकृति भी होती थी। गंगदेव के सिक्के सोने, चांदी, तांबे 3 प्रकार के होते थे। वो शिव उपासक था और उसने शिव जी का एक भव्य मंदिर भी बनाया था। वो जानते हैं लक्ष्मीकर्ण के बारे में। गंगदेव के उपरांत उनका प्रतापी पुत्र लक्ष्मीकर्ण अर्थात कणराज सिंहासन पर बैठा। कल्याणी और अहिलवाड़ के शासकों से सहायता प्राप्त कर कर्ण ने परमार राजा भोज को परास्त कर दिया था। उसने चंदेल और पालों पर विजय प्राप्त की। उसके अभिलेख बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिनमें यह सिद्ध होता है कि इन भागों पर उसका अधिकार था। कर्ण का राज्य गुजरात से लेकर बंगाल और गंगा से महानदी तक फैला हुआ था। उसने कलिंगापति का उपाधि धारण कर ली थी। कलिंग मतलब होता है उड़ीसा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्ण को कई पराजय सहनी पड़ी। लास्ट में मतलब बुद्धा के टाइम पर बहुत सारे वो हार गया था। पालों, चंदेलों, परमारों और सोलंकियों ने सभी उनको हराया। अतः कर्ण की प्रारंभिक विजय का कोई स्थायी प्रभाव उन पर नहीं पड़ सका। उसकी विजयों ने उसके गौरव तो बढ़ाया, किंतु उसकी राज्य की सीमा को विस्तार नहीं कर पाया। 1072 में कर्ण ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन त्याग कर दिया। अब उनके पुत्र आएंगे। यशकर्ण सन 1703 में लगभग त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा। उसने वेंगी राज्य और उत्तरी बिहार तक धावे बोले। दक्कन के चालुक्य ने उसके राज्य पर हमला बोल दिया और अपने हमलों में वे सफल भी हुए। चंदेल ने भी उसकी शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी। परमाणु ने यशकर्ण को राजधानी को खूब लुटा खसोटा। इन सब पराजयों ने उसकी शक्ति को झकझोर दिया। उसके हाथों से प्रयाग और वाराणसी का नगर निकल गए और उसके वंश का गौरव खत्म हो गया। ठीक है, और जानते हैं थोड़ा कलचुरी शासन प्रबंध कैसे था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कलचुरी शासन प्रबंध विदेश विभाग को संधि विग्रह अधिकारी कहते थे। सचिवालय के प्रमुख को महाअध्यक्ष कहते थे। सैन्य विभाग के प्रमुख को महासेनापति कहते थे। कानून व्यवस्था और न्यायपालिका के प्रमुख को दंडनायक कहा जाता था। किले या महल की सुरक्षा प्रहरी को महाभंड गरीक या महाकोतवाल कहा जाता था। राजस्व प्रणाली के प्रमुख को महाप्रमत्र कहा जाता था। नगर प्रशासन के प्रमुख को पुरपाधान कहते थे। ग्राम प्रशासन के प्रमुख को ग्राम भोगिक कहते थे। कर संग्राहक को शुल्किक कहते थे। जुर्माना वसूलने वाला को दंड पसीक कहते थे।
101 नंबर में क्या लिखा है? कच्छप घात वंश का पहला राजा कौन था? वो है लक्ष्मण। सासबाहु मंदिर के एक शिलालेख से पता चलता है कि लक्ष्मण वंश के पहले प्रमुख सदस्य थे। कच्छप घाट वंश के 3 शाखाएं हैं, एक ग्वालियर, एक दुर्गुंद और दूसरा है नरवार शाखा। 102 नंबर, ग्वालियर के लोहंगा देव पर किस मुस्लिम राजा का हमला हुआ था? उत्तर है मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने ग्वालियर के लोहंगा देव पर आक्रमण किया, उसने लोहंगा देव को हराया और ग्वालियर को कब्जे में ले लिया। 103 में क्या लिखा है? चंदेल वंश के अंतिम शासक परिमल देव पर इस मुस्लिम राजा का हमला हुआ था। उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था, उसने चंदेला वंश के अंतिम शासक परिमल देव को हराया और कालिंजर किले पर कब्जा कर लिया। और गुलाम वंश राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1228 ईस्वी में गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक इल्तुतमिश ने मांडू, ग्वालियर, मालवा पर विजय प्राप्त की और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। मालवा के मलक देव का किसने हराया? 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य प्रमुख एनमुल मुल्क ने मालवा के मलक देव को हराया। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिन्होंने मांडू, ग्वालियर पर शासन किया था। खिलजी वंश का एक अन्य शासक अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन, कालिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार, मांडू पर कब्जा कर लिया था। अब आते हैं तुगलक वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तुगलक वंश कहाँ शासन किया था? मध्य प्रदेश में। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना किया गया था। बातीगढ़ शिलालेख के अनुसार उन्होंने दमोह में एक जगह निर्माण किया। उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने चंदेरी और मालवा पर कब्जा किया था। इस वंश के फिरोज शाह तुगलक के दुलानीपुर यानी सागर से भी संबंध पाए गए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक गाय आश्रय गृह मतलब गोमठ, एक कुआं और एक बगीचे की व्यवस्था किया था। क्वेश्चन नंबर 104, ग्वालियर में तोमर वंश का संस्थापक कौन था? वीर सिंह देव। तोमर राजवंश 1318 में तोमरस ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। इस राजवंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनवाया था, जिसे जेम्स ऑफ फोर्ट्रेस या जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट्रेस कहा जाता है। किसको? ना ग्वालियर को, किले को किसने बनाया था? सूरज सेन ने बनाया था। कौन से राजवंश का था? तोमर राजवंश का था। ठीक है। तोमर वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक मान सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के सासबहु मंदिर और गुजरी महल का निर्माण करवाया। याद रखना इस बात को। तोमर वंश का अंतिम शासक विक्रमादित्य को इब्राहिम लोधी ने हराया था, जिसने ग्वालियर को उससे छीन लिया। 107 नंबर लिखा है, गौड़ वंश के संस्थापक कौन था? वो यादव रहा था। गौड़ वंश 14वीं से 16वीं सदी तक रहा। इस वंश का स्थापना यादव राय ने गढ़ कटंगा में की थी। गोंडों ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश का प्रसिद्ध शासक संग्राम शाह था। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। मुगल राजा अकबर ने गोंडों को हराया और गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन की स्थापना की। इसके बाद जो वीडियो मेरा आने वाला है, मुगल साम्राज्य कैसे शासन किया था मध्य प्रदेश में, और इसके साथ अंग्रेजों का शासन मध्य प्रदेश में कैसे चला, ये सब बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा बहुत काम में आते हैं तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कुछ कमेंट करिए और बताइए क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है, आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए। धन्यवाद।